सब स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? जी, सबको क्लियर है आवाज? कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है आवाज में? ओके आरिफ, थैंक यू। अच्छा, मीनवाइल बाकी भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं। ने थोड़ा सा आप लोगों के साथ ऑब्जेक्ट है, कुछ असाइनमेंट्स मैंने शेयर की हुई थी ग्रुप में। किसी ओनली किसी भी एक बंदे की भी मेरे पास रिप्लाई नहीं आई। कुछ केस स्टडीज वगैरह थी। नो वन, नो एनीवन हैज प्रेजेंटेड टू मी कि यार कोई भी असाइनमेंट्स नहीं है। पता नहीं आप लोग असाइनमेंट्स नहीं से एज पर स्केड्यूल लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम तो मिस हैपनिंग हो गई थी, लेकिन ग्रुप में मैंने शेयर की है। किसी को भी नहीं मिली असाइनमेंट। डिड नॉट गेट इट। आसिनी, सिर्फ आपको नहीं मिली या किसी को भी नहीं मिली? ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को भी नहीं मिली जी। मोहम्मद आरिफ, राना फैसल, सादिक। अच्छा, इन द ग्रुप, हाउ इज इट पॉसिबल? वैसे खैर एनीवे, let me check it first. मेरी तरफ से तो हुई भी है। आई डोंट नो, खैर लेट मी कोऑर्डिनेट विद द एडमिन डिपार्टमेंट। शायद माइट बी पॉसिबल। इन्फो में वैसे किसी पर्सन का सीन नहीं आ रहा। एनीवे लेट मी चेक। यस मोहम्मद आरिफ, सेम। मैंने तकरीबन नहीं, फ्राइडे तो नहीं, आई थिंक इसके टाइम है वह सैटरडे वाले दिन। सैटरडे मॉर्निंग में को 10 to 11 का था। शायद कोई डिसऑर्डर की वजह से कुछ ना कुछ हुआ है। मैं वही सोच रहा था कि किसी इवन सिंगल पर्सन किसी ने भी असाइनमेंट नहीं अटेम्प्ट की। चलें ठीक है अनीसा, मनीषा मान लेते हैं। टॉपिक कवर्ड सेंड किए थे ओनली। जी वो तो उसी टाइम ही मैंने सेंड कर दिए थे। वैसे जब वो मैसेज जा सकते तो दूसरा कैसे नहीं जा सकता? वैसे ये तो फिर बहुत ही बुरा हुआ है। वैसे खैर आप लोगों के साथ भी, हम मेरे साथ भी, कि आप लोगों को असाइनमेंट ही नहीं मिली है। असाइनमेंट ना मिलने का मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों ने देखा तक नहीं है। कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर। खैर आज हम कर लेते हैं, डिस्कस भी कर लेते हैं, या चैप्टर के एंड पे हम कर लेते हैं कि कुछ केस स्टडीज थी, लाइक डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के कुछ स्पेसिफिक टाइप थी, एजेंसी के रेलिवेंट थे कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा सर, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही एक्ट हैं तो इंडिपेंडेंट हैं ये। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूर बनता है या नहीं बनता? कहते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट भी बने। तो पार्टनरशिप भी एग्रीमेंट हो भी सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जाहिर बात है, जब तो इसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड है ना, इसको हम कहते हैं, वैसे टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि पार्टनरशिप की एग्रीमेंट एक बन गया जिसको डीड का नाम नहीं किया। लेकिन वो ऑब्वियसली तब ये टर्मिनोलॉजी एक सेट हुई है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में ही जाहिर बात है शामिल होता है जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हम करते हैं।
Sure. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था द नेचर ऑफ द पार्टनरशिप, रिलेशनशिप पार्टनर टू वन अनदर। एलिमेंट्स हमने किए थे डिस्कस, और पार्टनरशिप जो डीड है वो मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी। स्टूडेंट जस्ट अ सेकंड, स्टूडेंट अजान हो जाए देन स्टार्ट। स्टूडेंट्स, निदा असाइनमेंट एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो है ना ग्रुप में तो शेयर हुई हुई है। जिस तरह आफ्टर इमीडिएट ऑफ द लेक्चर लास्ट टाइम मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस, मतलब के टॉपिक शेयर कर दिए थे, करंटली टॉपिक। जो स्टूडेंट एब्सेंट है उनको ये है कि चलो हेल्प आउट हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मेरी तरफ से सेंड हुई हुई है, लेकिन ग्रुप में किसी को मिली नहीं है असाइनमेंट ना। और मैं ट्रस्ट करके बैठ गया सबको ग्रुप में शेयर हुई, शायद अनफॉर्चुनेटली कोई टेक्निकल एरर, कोई नेटवर्किंग वगैरह से हुआ है। खैर एनीवेज, अब जो हो गया आपको याद चाहिए ग्रुप में शेयर मिल जाएगी। कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के रिगार्डिंग थे, एजेंसी के थे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, जिस तरह हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, उसकी कुछ केस स्टडीज थी, कुछ और एलैबोरेशन क्वेश्चन भी थे। एनीवे आज पार्टनरशिप का भी करते हैं, तो इंशाल्लाह इट विल बी शेयर्ड बाय ग्रुप। तो मैं कंफर्म भी कर लूंगा कि किसी पर्सन की या कोई एडमिन डिपार्टमेंट की, उनसे मैं कंफर्मेशन भी ले लूंगा कि आप लोगों को मिल भी गई है कि नहीं मिल गई है, ताकि सबको शो ऑफ हो जाए। सो सॉरी फॉर द ट्रबल है, एक्चुअली जाहिर बात है, वन वीक होता है आप लोगों के भी साथ भी। नाउ हम लेट्स स्टार्ट करते हैं रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर, रिगार्डिंग प्रीवियस स्टडीज, चैप्टर एजेंसी वाला। किसी भी चैप्टर का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज ये कि हम स्टार्ट करते हैं। जी किसी का कोई क्वेश्चन? जी निदा, नीस,
आरिफ, राना फैसल, लेट्स स्टार्ट। हमने कुछ पढ़े थे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप से, हमने कुछ पढ़ने थे। अच्छा, ओके अनीस, टाइप्स ऑफ द पार्टनरशिप देयर इज अ, यहाँ पर सबसे पहले जो पार्टनरशिप की टाइप्स हमने डिस्कस करनी है कि पार्टनरशिप एट विल। एट विल का मतलब कि अपनी रजामंदी के बिहाफ पर, जैसे हम कह लेते हैं कि यार ड्यूरेशन होता है एक विल, जिस तरह आजकल हमने कॉमन लाइफ में कि यार इसकी विल क्या है, इसकी विल क्या है, इसकी विरासत जो एक लिखी जाती है, हमने कॉमनली लाइफ में वहां पर सुनी है। यहाँ पर वो कहते हैं कि वेयर नो प्रोविजन इज मेड बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कि यार पार्टनरशिप कितने ड्यूरेशन के लिए चलेगी, तो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप एट विल। जहाँ पर स्पेसिफिक नहीं किया जाता यार कितने अरसे के लिए चलनी है पार्टनरशिप को, तो कहते हैं पार्टनरशिप एट पर्पस भी होती है, जब पर्पस खत्म तब वो खत्म हो जाएगा। जहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया जाता तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। कहते हैं सच पार्टनरशिप देयर इज नो प्रोविजन एज टू व्हेन द पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। यहाँ पर कोई प्रोविजन होती है कि पार्टनरशिप कब एंड होगी। एनी पार्टनर इज फ्री टू डिसॉल्व, हर पार्टनर जो है ना फ्री होता है टू डिसॉल्व करने के लिए, निकलने के लिए, इन और आउट इनमें लगा रहता है पार्टनरशिप में। लास्ट में हमने डायरेक्टली हम करते हैं कि इफ फ्रीडम टू डिसॉल्व द फर्म इट विल एट विल इज कर्टेल्ड बाय द एग्रीमेंट। जाहिर बात है एग्रीमेंट होगा, जैसी एक बंदा रिटायर होता है, डिसमिस होता है, निकलता है, या न्यू पर्सन आता है, डेथ हो जाती है, जब भी इन और आउट कुछ भी होगा, पार्टनरशिप एट डीड न्यू बनेगी हमेशा। डीड मतलब कि एग्रीमेंट दोबारा बनेगा, जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था कुछ सैंपल बेसिस। कहते लाइक इफ एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द म्यूचुअल कंसेंट, by the mutual consent, like if the agreement provides that the partnership can be dissolved by the mutual consent of all the partners only, then will it not constitute a partnership at will। तो वो पार्टनरशिप जब म्यूचुअल कंसेंट के साथ होगी तो पार्टनरशिप एट विल नहीं कहलाएगी। जैसे आजम एंड बाबर आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर इज नो फॉर्मल एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड नो ड्यूरेशन फिक्स्ड टर्म, इट डज नॉट वांट टू कंटिन्यू, देयर इज अ पार्टनरशिप एट विल एंड he may give a reasonable notice for his intention to dissolve the firm to Babar, and firm will be dissolved from the date mentioned in the notice। इसी तरह particular partnership है, ये obviously फिर a partnership is created for particular, कोई भी particular reason, particular undertaking को specific time के लिए जहाँ पर involve होगी उसको हम कहेंगे particular partnership। किसी purpose के लिए या किसी duration के लिए, कोई ये यार इतने दिन के लिए हम partnership करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, वो एक्सपायर हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद उनको न्यू क्रिएट करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं। कहते हैं इफ द पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू सच अ पार्टनरशिप इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, द कंप्लीशन ऑफ पर्पस वेंचर, देन इट बिकम्स अ पार्टनरशिप एट विल। वो किस में चेंज हो जाएगी, पार्टनरशिप एट विल में चेंज हो जाएगी। आप नीचे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। स्टूडेंट्स आफ्टर 5 मिनट नमाज ब्रेक के बाद हम दोबारा इसी टॉपिक पे आते हैं और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह आफ्टर एग्जैक्ट 5 to 8 minutes। जी स्टूडेंट्स, सबको आवाज क्लियर है मेरी? चलें, ओके मोहम्मद आरिफ, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट हमने टॉपिक हमने पढ़ना था टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स। अब यहाँ पर थे कि एक्चुअल और अस्टेनेबल पार्टनर, अ पार्टनर हु इज एक्टिवली engaged in the conduct of the business, जो कहते हैं ना कि यार एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, जो कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव पार्टनर भी इसको हम कहते हैं। कहता है इज कॉल्ड द एक्चुअल अस्टेनेबल पार्टनर, सच अ पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स। कहता है दूसरे लोगों ने अगर पैसा भी लगाया होता है, घर बैठे और प्रॉफिट खा रहे होते हैं, तो उनके वो एजेंट होते हैं। कहते हैं यार हमने पैसा लगाया, आपने ऑपरेट करना है, तो अल्टीमेटली उनके वो एजेंट होते हैं।
कि जो उन्होंने पैसा लगाया उसको कैसे वो देखभाल करें, कैसे रीजनेबल केयर के साथ उसको फ्रूटफुल बना रहे हैं टर्म्स में। कहते हैं ही कैन बाइंड हिमसेल्फ एंड अदर पार्टनर्स फॉर द एक्ट्स डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। वो अपने आप को या उस पार्टनर को बाइंड भी कर सकते हैं कि यार इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हमने इसमें फ्रूटफुल में लेकर आना है। नीचे हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि आफ्ताब, बादल एंड चांद। आफ्ताब, बादल एंड Chand started a business of trading in light bulbs together under the name Solar Traders. They decided to share the profits equally and the business will be managed by Aftab only. अब यहाँ पर आफ्ताब क्या होगा, एक्टिव पार्टनर होगा या एजेंट, उसको समझ लो, वट एवर यू, जो भी आप समझ सकते हो या सोच सकते हो। तो आफ्ताब यहाँ पर क्या होगा, एजेंट होगा, और आफ्ताब इज द एक्टिव एंड ऑस्टेनेबल पार्टनर। एक आता था स्लीपिंग, जिनका वो एजेंट है जो कि एक्टिवली वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, घर बैठे जो प्रॉफिट खा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर, जिसको हम डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। क्या आज स्लीपिंग पार्टनर, जिस तरह हम डोरमेंट एक अकाउंट भी होता है ना कि बैंक का, क्या उसमें पैसे फिर भी पड़े होते हैं, उसमें प्रॉफिट आ रहा होता है, लेकिन वो क्या होता है, डोरमेंट हो जाता है टिल दैट टाइम तक, जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करवाते दोबारा। कहता स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट नोन एज सच एन पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज डीलिंग विद द फर्म। वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते। कहते हैं ही मे और मे नॉट active part in the conduct of the business of the firm. He like other partners invest capital, ये क्या कहते हैं, capital invest करते हैं, shares in the profit of the business, और वो share लेते हैं business के profit में। He is equally liable along with the other partners for all the debts of the firm. Liable सारी चीजों के लिए होते हैं, लेकिन profit वो actively involved नहीं। Even though the extension is kept a secret from the outsider dealing with the firm. कहता है स्लीपिंग पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। वो अपनी पब्लिक नोटिस दें, क्योंकि जाहिर बात है यार, एक्टिवली वो इन्वॉल्व नहीं होते, इन टच में भी नहीं होते, जस्ट वो घर बैठे प्रॉफिट खा रहे होते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट होना भी नहीं चाहिए कि पब्लिक नोटिस दें अपनी रिटायरमेंट का। एंड ही इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट डन बाय द फर्म आफ्टर द रिटायरमेंट। कहता आफ्ताब, बादल एंड चांद स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ द ट्रेडिंग इन लाइट बल्ब्स टुगेदर अंडर द नेम सोलर ट्रेडर्स। They decided to share the profits equally and the business will be managed by Aftab only, and the existence of the Badal and Chand are the partners will kept secret from outsider. Badal and Chand are the sleeping partner. Nominal partner कहता है partner who does not contribute, अपना कैपिटल वो नहीं करते, शेयर इन प्रॉफिट में नहीं करते, बट टेंड्स लैंड्स हिज नेम टू द फर्म। कहते हैं एक बंदे का नाम ही काफी होता है, वो उसमें टेक पार्ट करता है अपने साथ। वो बहुत सारी चीजों कहते हैं ना कि यार अच्छा यहाँ पर ये बनता है, यहाँ पर ये है, चलो ठीक है, चुप करके पैसे। यहाँ पर वो चीज होती है कि कार्ड नॉमिनल पार्टनर ही अलोंग विद द अदर पार्टनर इज लायबल टू द आउटसाइडर फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द फर्म। अल्टीमेटली वो लायबल जरूर होंगे, लेकिन वो अपना सिर्फ कहते हैं ना नाम लेकर आता है, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल पार्टनर। Partners in profit only, कहता पार्टनर मे एग्री दैट अ पार्टनर शैल गेट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। सिंपल, वो प्रॉफिट का शेयर लेंगे ओनली, एंड दैट ही शैल नॉट बी लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द लॉसेस। वो लॉसेस के साथ वो नहीं करेंगे, बट फॉर द थर्ड पार्टी ही इज लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द फर्म। वो लॉसेस के साथ नहीं करते, लेकिन जो डेट है उसके वो कंट्रीब्यूट करेंगे। कहते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस की वो इक्वल शेयरिंग होता है, लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट खाते हैं, लॉसेस में कंट्रीब्यूट नहीं करते। इस तरह सब पार्टनर है, कहते हैं व्हेन द पार्टनर एग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट derived from the firm with the stranger, that stranger is known as the sub partner. A sub partner is in no way connected with the firm and cannot represent himself as a partner. अपने आप को पार्टनर भी represent नहीं कर सकते। He has no right against the firm nor he is liable for the acts of the firm. हम एग्जांपल कोट कर लेते हैं, कहते हैं अदील एंड काशिफ are the partners in a firm. The terms of the agreement are that they will share the profit in the ratio 3/2 की, के 3 उसके होंगे तो 2 उसके होंगे। Unknown to the Kashif, Adil further agrees with the friend Adnan to share half of his individual share from partnership with Kashif. Adnan is the sub partner.
नेक्स्ट वन है आपका साइलेंट पार्टनर, कहता दोज हु by agreement with other partners have no voice in the management of the partnership business. The share profit and loss are fully liable for the debt of the firm. In short, कहते हैं उनकी कोई वॉइस कोई वजूद नहीं होता, साइलेंट पार्टनर होते हैं. कहता आफ्ताब, बादल and Chand started a business of trading in the light bulbs together under the name of the solar traders. They decided to share the profits equally and the business will be managed by Aftab only and Badal and Chand will not take any active part in the management. Through their existence shall be known to the outsider. Badal and Chand are the silent partner. Was silent partner only. A partner by estoppel or holding out. ओके, सब पार्टनर हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं. सब पार्टनर का समझो यार, फॉर एग्जांपल मैं हूं और एक और बंदा है, दो बंदों ने आपस में मिलकर प्रॉफिट शेयरिंग आपने की है. ओके, कोई बात नहीं अनीस. सब पार्टनर का हमने ये डिस्कस किया है कि 2 पर्सन है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, उनकी रेशियो थी कि यार 3 हिस्से उसके होंगे तो 2 हिस्से उसके होंगे प्रॉफिट रेशियो में. तो ए ने क्या किया, अपना आगे सब पार्टनर रख लिया कि अपने हिस्से में से उसको शेयर दिया. दैट इज कॉल्ड द सब पार्टनर. ये लिखा हुआ है कि दोज हु बाय एग्रीमेंट विद अदर पार्टनर्स हैव नो वॉइस. सॉरी, ये तो साइलेंट है. कहता व्हेन अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर द प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम द फर्म, जो फर्म से डिराइव्ड हुआ है, विद अ स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर के साथ शेयर कर लेता है, दैट स्ट्रेंजर इज नोन एज सब पार्टनर कहलाएगा. और सब पार्टनर इज नो वे कनेक्टेड, वो फर्म के साथ कनेक्टेड नहीं होगा और रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता अपने आप को पार्टनर ऑफ फर्म, लेकिन उसके राइट भी नहीं होंगे और नॉर इज लायबल टू राइट. सिंपल वो क्या होगा, पार्टनर का आगे सब पार्टनर होगा. नाउ गॉट इट क्लियर अनीस? हाँ, प्रॉफिट देखो, अपने के प्रॉफिट हिस्से में से उसको जाहिर बात है वो कुछ ना कुछ तो जनरेट करेगा ना, कुछ ना कुछ तो लेगा वो. बेशक उसको सैलरी पे रखो, सैलरी पर भी होते हैं वैसे पार्टनर्स. वो अपने जो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो हिस्सा है मैंने आगे को रखा, अपने हिस्से में से दूंगा मैं, ना कि फर्म के हिस्से में दूंगा. जब फर्म के हिस्से में से लेगा तो वो फिर सब पार्टनर ही कहलाएगा, वो तो पार्टनर कहलाएगा. फिर उसी के मुताबिक उसको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो लेके आना पड़ेगा. तो वो प्रॉफिट लेगा, लेकिन लॉस में आई डोंट थिंक सो क्या वो लॉस में भी शेयरिंग करेगा सब पार्टनर. यहाँ पर उसने सिर्फ प्रॉफिट की बात की है. ये अब टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि सब पार्टनर की यार क्या हम दोनों के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक क्या कंडीशन डिसाइड हुई. ये अब उस चीजों पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास. कि यार उसे अगर प्रॉफिट की रेशियो डिसाइड हुई है कि अपने प्रॉफिट में दूंगा, लॉस नहीं दूंगा, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. इट्स नॉट अ पैक्ट रूल. अच्छा, नेक्स्ट वन है पार्टनर बाय एस्टोपल, स्लीपिंग एंड साइलेंट पार्टनर. दैट्स गुड. स्लीपिंग, देखो वर्ड से जाहिर है कि सोए हुए. साइलेंट होते हैं, चुप होते हैं, लेकिन वो इन्वॉल्व जरूर होते हैं, देख रहे होते हैं सारा कुछ. यही हमने कहा कि दोज हु बाय एग्रीमेंट, those who by agreement with other partners, agreement के through with other partners have no voice in the management of the partnership business. They share profit and loss, are fully liable for the debt of the firm. ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं और वो फुली लाइबल होते हैं फॉर द डेट ऑफ द फर्म के लिए. और हमने स्लीपिंग पार्टनर की जो बात की, स्लीपिंग पार्टनर है, कहता स्लीपिंग पार्टनर इज नोन एज द सच अ पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज डीलिंग विद द फर्म. इसमें अब क्या है कि डीलिंग कर रहे हैं, ही मे और मे नॉट टेक, वो कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते एक्टिव, लेकिन वो तो नहीं करेंगे इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. ही लाइक अदर पार्टनर्स, जिस तरह एक आप समझो ना कि डोरमेंट अकाउंट होता है बैंक का, उसमें पेमेंट आ जा रही होती है, लेकिन वो अगर 6 महीने उसको यूज ना करें तो डोरमेंट में चले जाते हैं. बेशक पेमेंट उसमें कर दो ना, लेकिन वो बैंक जाके आपको एक्टिव करवाना पड़ता है. वो यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते.
लेकिन उसको एक्टिव जरूर करवाना पड़ता है अगर आपकी तरफ से कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट होनी जरूरी होती है। कहते हैं ही लाइक अदर पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल, वो इन्वेस्ट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ही इज इक्वली लायबल अलोंग विद द अदर पार्टनर, सारा कुछ होता है। लेकिन वो कर भी सकते हैं टेक पार्ट और नहीं भी कर सकते। कहते हैं ऑफ द डेट ऑफ द फर्म इवन दो हिज एग्जिस्टिंग इज केप्ट एज अ सीक्रेट, उनकी सीक्रेट रखी जाती है कि यार वो इन्वॉल्व होंगे नहीं फ्रॉम द आउटसाइडर डीलिंग विद द फर्म। फिर जाहिर बात है वो इतना डीलिंग नहीं होते गवर्नमेंट, तो उसके लिए नोटिस भी नहीं देना पड़ता, यार ये तो है ही डोरमेट 6 महीने से अकाउंट पड़ा हुआ है। नाउ डिफरेंस आपको क्लियर है जी मोहम्मद आरिफ? ओके नेक्स्ट हम कर रहे थे कि पार्टनर बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। कहता वेयर अ पर्सन होल्ड्स हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर अलाउ अदर्स टू डू इट, दोनों कंडीशन है। कहता होल्ड हिमसेल्फ एज अ पार्टनर और अलाउज अदर टू डू इट, कहता दे आर द स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द character he has assumed and upon the faith of which creditors may be presumed to have acted। ये लास्ट टाइम आपको याद हो हमने एजेंसी बाय एस्टोपल भी कुछ पढ़े थे, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी एस्टोपल का, हमने कहते हैं यार कुछ अपीयरेंस में नजर आ रहे होते हैं, उसने भी वही बात की है कि दे आर देन स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग द करेक्टर he has assumed and upon the faith of which creditor may be presumed to have acted। पहले हम एग्जांपल कोड करते हैं, देन हम इस एलैबोरेशन की तरफ आते हैं ताकि मजीद आपको क्लियर हो जाए। कहता पारस रिप्रेजेंट टू रिजवान that he is a partner in the firm of Arslan, he is the partner in the firm of Arslan, Noman and Ali, while actually he is not a partner, Noman and Ali while he is not a partner actually, on the faith of this representation Rizwan gives credit to him, सिर्फ उसके फेथ के ऊपर रिजवान उसको क्रेडिट देता है। द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट सब्सिक्वेंटली, उसके बाद फर्म क्या हो जाता है, दिवालिया निकल जाता है फर्म का। तो क्या रिजवान कैन रिजवान रिकवर द मनी फ्रॉम पारस, कहता रिजवान कैन मेक पारस लाइबल ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट की बेस पर कि यार उसने होल्ड किया, एंड पारस इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दैट ही इज अ पार्टनर इन द फर्म। तो दोनों चीजें क्या, होल्ड हिमसेल्फ आउट एज एक्ट एज अ पार्टनर, के पार्टनर के तौर पर उसको उस चीज को होल्ड करे और अलाउ करे अदर्स टू डू इट करने। सबको क्लियर है ये टॉपिक, पार्टनर बाय एस्टोपल एंड होल्डिंग आउट? जी सबको क्लियर है? चले हम नेक्स्ट वन चलते हैं टॉपिक पे। द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये हमने उस दिन सबसे पहले यही हमने पढ़ा था, आई थिंक उस दिन रिपीट हमने कर लिया था। किसी को कंफ्यूजिंग है तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं, अदरवाइज आई थिंक हमें स्किप कर देना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। ये हमने उस दिन पढ़ लिए थे कि एजेंसी में क्या है, पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या फर्क होता है, उस टॉपिक से पहले ही हमने पढ़ लिए थे। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज ये है कि हम इसको स्किप करके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जी सबको क्लियर है? जी सेकंड वन आता है डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड को ओनरशिप। यार इन दोनों में क्या फर्क होता है? कहता पार्टनरशिप फर्म का तो वही है कि फॉर्मेशन कहता है इट इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट अलोन, और को ओनरशिप क्या होता है, को ओनरशिप इज नॉट नेसेसरली अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ये जरूरी नहीं है कि इनके में एग्रीमेंट हो, नॉट नेसेसरली कि एग्रीमेंट के बिहाफ पर ये क्रिएट होता है। बिजनेस कहता है इन पार्टनरशिप कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन इज एन एसेंशियल पार्ट, वो एसेंशियल पार्ट होता है। कहता है if there will be end of the business, it will ultimately result in the end of the partnership firm। जब बिजनेस एंड हो जाता है और पार्टनरशिप फर्म भी एंड हो जाती है।
Co-ownership does not necessarily involve the carrying on a business. इसके लिए जरूरी नहीं है, does not necessarily involve the carrying on a business. उनके दोनों के दरमियान में चले. नंबर ऑफ पर्सन, इसमें आपको पता है मिनिमम 2 कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए पर्सन आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम नंबर 20% कैरिंग ऑन अ पार्टनरशिप फर्म. वो आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में वो लिमिटेड नहीं थी, लेकिन ओनरशिप में नो लिमिट अप टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओनरशिप. कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम नंबर की. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इधर क्या है कि एसेंशियल एलिमेंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसमें जरूरी नहीं है. एजेंसी में कहता है पार्टनर जो होता है दूसरे पार्टनर का, भाई सारों के पार्टनर की वो एजेंसी होती हैं जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं. स्पेशली इसमें को ओनर्स आर नॉट एजेंट टू वन अनदर, यहाँ पर दूसरे के को एजेंट नहीं होते. इस तरह ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करते हैं. कहता है पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट विदाउट गेटिंग कंसेंट फ्रॉम अदर पार्टनर. एक पार्टनर दूसरों के पार्टनर की कंसेंट लिए बिना अपना जो ट्रांसफर इंटरेस्ट है वो नहीं कर सकता. को ओनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट विदाउट गेटिंग कंसेंट फ्रॉम को ओनर, ये कर सकती हैं. एक एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं. कहते हैं जाजिब एंड गालिब jointly purchased a tea shop and incurred additional expenses for purchasing the pottery and some other material to furnish the shop. जाजिब एंड गालिब ज्वाइंटली उन्होंने परचेज किया एक टी शॉप एंड इंकर किया एडिशनल एक्सपेंसिव फॉर परचेजिंग अ पॉटरी एंड सम अदर मटेरियल फॉर द फर्निश्ड द शॉप के लिए फर्निश करने के. मनी वाज कंट्रीब्यूटेड हाफ एंड हाफ, दोनों ने आधा आधा किया. एंड देन द रेंटेड आउट द शॉप, और उसको रेंट कर दिया. रेंट हैज टू बी शेयर्ड इक्वली बाय देम. दे आर ओनली को-ओनर्स एंड आर नॉट द पार्टनर्स as they never carried on any business. Clear? इसके नीचे कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसी तरह ही दी हुई है. सारों के टॉपिक की लमसम क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट होने की रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू वन अनदर, एक दूसरे को क्या रिलेशन होते हैं. जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स क्या होंगी, क्वालिफाइड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स क्या है, राइट ऑफ द पार्टनर्स क्या है, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या है. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स. General duties of the partners. The duties, rights and liabilities of the partners are shown below. सबसे पहले हमारे पास जनरल ड्यूटीज, फिर क्वालिफाइड ड्यूटीज, राइट्स एंड लायबिलिटीज. अगर हम बात करते हैं जनरल ड्यूटीज की, कहते हैं ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, duty to carry on the business and duty to render the accounts. इन शॉर्ट सी बात है. पार्टनर्स का क्या काम होता है यार, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन करना, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन करना, आपने प्रिपेयर करना है बिजनेस की जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज उसमें टेक पार्ट करना, एडवांटेज में है उसको बूस्ट अप करना, इंडेमिनिटी लॉस है उसको आप क्रिएट करोगे. ड्यूटी टू बी लाइबल जॉइंटली एंड सेवरली, उनको मतलब कि लाइबल भी अकेले भी वो लाइबल होंगे और सेवरली भी लाइबल होंगे. वो आई थिंक हमने पढ़ लिया था. हर बंदे का अपना अपना शेयर होता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट के, वो अपने मुताबिक जो है ना वो लॉस का भी हकदार होगा. ड्यूटी टू एक्ट रिटर्न अथॉरिटी एंड ड्यूटी इन द केस ऑफ इमरजेंसी में वो क्या करेंगे. सबसे पहले हम यही बुलेट्स हम शेयर कर लेते हैं. कहते हैं ड्यूटी, जनरल ड्यूटीज उनकी क्या कुछ हैं. कहते हैं जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल. द आइडियल पार्टनरशिप इज वन वेयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस टू वन अनदर. जब तक पार्टनर्स का आपस में ट्रस्ट कॉन्फिडेंस नहीं होता, कहता स्पिरिट ऑफ द हेल्पफुल, spirit of helpful among partners. As such, every partner must be just and faithful to his co-partners. मतलब कि अपने जो co-partners होंगे उनके साथ हमेशा लॉयल रहे. Which is छुपाए ना, he must observe utmost good faith and fairness towards other partner. In short, ये नो कि छुप के वो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, नो, द बेस्ट इंटरेस्ट वो काम करे
और वो अपने को पार्टनर से कहते हैं कि उनके स्पिरिट, उनका कॉन्फिडेंस, उनका एतबार, एंड आइडियल इज वन वेयर द देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस एंड द स्पिरिट ऑफ द हेल्पफुल अमंग पार्टनर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ड्यू टू कैरी ऑन अ बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, every partner is bound to carry on the business of the firm. Every partner is bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage. Every partner is bound to carry on the business of the firm to the general common advantage. It implies that every partner must use his knowledge and skill for the benefit of the firm and not for his personal gain. इन शॉर्ट, जो फर्म की बेनिफिट के लिए आपने एडवांटेज, स्किल्स, नॉलेज यूज करना है, कॉमन एडवांटेज सबको होना चाहिए जो कि फर्म का है। अदरवाइज अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उसको यूज फर्म के लिए ना करें। ही मस्ट कंडक्ट द बिजनेस विद द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी एंड सिक्योर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द फर्म। एंड ड्यूटी टू रेंडर द अकाउंट्स, ड्यूटी टू रेंडर द अकाउंट्स, इन शॉर्ट every partner must render true and proper accounts। हर अपने जो है ना प्रॉपर अकाउंट्स को इशू करेगा। if implies each partner must be ready to explain, कि एक दूसरे को हम एक्सप्लेन करने के मातहत हों और काबिल हों और सपोर्ट भी हमें करना चाहिए। इसी तरह साइड में कि ड्यूटी टू प्रोवाइड द फुल इन्फॉर्मेशन, हमारी ड्यूटी है कि तमाम पार्टनर्स को फुल इन्फॉर्मेशन हो, किसी को धोखे में ना रखा जाए इन रिलेशन टू द एवरीथिंग अफेक्टिंग द पार्टनरशिप। इस तरह ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस caused by the fraud, every partner shall indemnify, compensate the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm। every partner shall indemnify करेगा, compensate the firm for any loss and caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm। हर पार्टनर क्या होगा, वो इंडेमनीफाई करेगा, कंपनसेट करेगा किसी भी लॉस के फॉर्म में। एग्जाम्पल हम कोड कर लेते हैं कि हबीब, अरसलान and Adil are the partners in the firm. Habib sold an item. Habib sold an item to the third party by fraud without consent of the Arslan and Adil। हबीब ने क्या किया, थर्ड पार्टी को साथ फ्रॉड किया विदाउट कंसेंट ऑफ द अरसलान and Adil। The firm had to pay the compensation and bear the loss। फर्म बेयर करेगी लॉस को और कंपनसेशन भी पे करेगी। हबीब मस्ट इंडेमनीफाई करेगा। अब हबीब बाद में क्या करेगा, उन दोनों को इंडेमनीफाई करेगा जो भी लॉस उसकी वजह से उसको करेगा। ड्यूटी टू लाइबल जॉइंटली एंड सेवरली, इन शॉर्ट तमाम पार्टनर्स इंडिविजुअल अलग अलग भी लाइबल होते हैं और सेवरली भी लाइबल होते हैं। लाइक फ्रॉड करेंगे तो वही बंदा इन्वॉल्व लाइबल होगा, अगर दूसरा होगा तो वो ओवरऑल फर्म लाइबल होगी। फॉर एग्जांपल एवरी पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर एंड आल्सो सेवरली means separately to the third party for all acts of the firm done while he is a partner। The third party may take legal action for non-payment of debt and losses incurred as a result of the breach of the contract against all the partners individually and jointly and individual partners। Liability of all the parties is not only joint and several, it is also unlimited। अनलिमिटेड ही होती है, कंपनीज में लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द शेयर्स, लिमिटेड टू द कैपिटल, व्हाटएवर जो भी आप डिसाइड करते हो। इसी तरह ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी, कि अपनी अथॉरिटी, क्या हर पार्टनर की अपनी अपनी अथॉरिटी की, यार फाइनेंस को इसने देखा हुआ है, फॉर्मुलेशन को इसने देखा हुआ है, सेल्स को ये देख रहे हैं, मार्केट को ये देख रहे हैं, एचआर को ये देख रहे हैं, तो हर पार्टनर इज बाउंड टू एक्ट विद इन द स्कोप ऑफ हिज एक्चुअल एंड अपेरेंट अथॉरिटी where they exceed the authority conferred on him on the firm suffer a loss, he shall have to compensate। अगर उस अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाता है और उसकी वजह से लॉस हो जाता है तो वो उसको इंडेमनीफाई करेगा, कंपनसेट करेगा। In duty in case of emergency, it is the duty of the partners to do all such act for the purpose of protecting the firm from loss and would be done by a person of ordinary care। In his own case, acting under the similar circumstance, he can even exceed his authority in order to save the firm from any loss। वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड भी कर सकता है, बाय दे के वो प्रूफ करेगा अपनी बातों से, जो भी है वो प्रूफ करेगा कि यार इमरजेंसी में इसको हक उठाना पड़ना चाहिए था और इसने उठाया, सही किया। यहाँ तक स्टूडेंट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन और ड्यूटीज के अबाउट सबको क्लियर है? जी मोहम्मद आरिफ,
अनीस, सबको क्लियर है? किसी किस्म का कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? Sure. Now हम qualified duties की तरफ आते हैं. Qualified duties of the partners. The qualified duties of the partners can be changed by the arrangement among the partner. वो तो ठीक है, लास्ट में थी कुछ बेसिक. कहता है the qualified duties of the partner can be changed by an agreement among the partner. जो agreement होता है partners के दरमियान में, उसको कहता unless otherwise agreed by the partners, every partner has the following duties. पहला क्या है? ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज. वो अटेंड करेगा अपनी ड्यूटीज को डिलीजेंटली विद द रीजनेबल केयर. एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज in the conduct of the business. Simple is that every partner is bound to attend diligently to his duties in the conduct of the business. Like that duty not to claim remuneration. The partner is not entitled to receive remuneration for taking a part in the conduct of the business. Business के process में conduct होने के लिए salary नहीं तलब करेगा. It is however usual to allow some remuneration to the working partners provided there is a specific agreement to that effect. In short, partner is not entitled to receive the remuneration for taking a part in the conduct of the business. Example हम quote कर लेते हैं कि आफ्ताब, बादल and Chand started a business of the trading in the lights bulb together under the name Solar Traders. They decided to share profits equally and the business will be managed by Aftab only, and Badal and Chand will not take any active part in the management. Aftab is entitled to remuneration for his work unless specifically agreed by the partners. इस तरह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट द लॉसेस. जहां वो प्रॉफिट कर रहे हैं, इस तरह वो लॉसेस भी उनको करने चाहिए. They are bound to contribute the losses sustained by the firm. An agreement to share profits may imply an agreement. इस तरह ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बाय विलफुल एक्ट, ऊपर हमने पढ़ा कि विलफुली वो इंडेमनीफाई कैसे कहते हैं. एवरी पार्टनर इज अंडर अ ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस caused to it by his willful neglect, failure to perform a duty. कहता है एवरी पार्टनर इज अंडर अ ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस. जिस तरह फॉर एग्जांपल आफ्ताब, चांद एंड बदर था. आफ्ताब की वजह से क्या हुआ, उन दोनों को लॉस हुआ, तो ऑब्वियसली वो इंडेमनीफाई भी करेगा उसको. इस तरह ड्यूटी टू यूज फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म. आपने फर्म की प्रॉपर्टी यूज की लेकिन फर्म के लिए ही यूज की, तो फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस नो पार्टनर शुड यूज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट के लिए वो यूज नहीं करना चाहिए उसको. Abid and Sajid are the partners in the firm. Abid took the firm's printer and laptop to his home for the use of his family members till they were not usable anymore. Abid must not have used partnership property for his personal benefit and must compensate the firm. क्या हुआ? Abid and Sajid partners थे. Abid ने took the firm's printer and laptop को लिया और अपने घर ले गया for the use of his family members till that for his personal benefit and must compensate. Obviously उसको यूज नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो कंपनसेट करेगा. सो यहाँ पर 1 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लेते हैं. जस्ट अ सेकंड.
Yes, students. The duty to account for पर्सनल प्रॉफिट डिराइव्ड, जो पर्सनल प्रॉफिट अगर वो डिराइव करते हैं तो वो सबके सामने बयान भी करेंगे, उसको एक काउंटेबल पोजीशन में लेकर आएंगे, वो सबको बताएंगे कि भाई मैंने ये फर्म किया, तो जाहिर बात है वो भी शेयर होगा। अ पार्टनर मस्ट अकाउंट टू द फर्म फॉर एनी बेनिफिट ऑब्टेन्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, द पार्टनरशिप नेम, पार्टनर्स, बिजनेस कनेक्शन, इन अदर वर्ड्स जिससे भी उनको प्रॉफिट अगर वो डिराइव हुआ है पर्सनली तो वो अकाउंट फॉर करेंगे। यहां तक किसी किस्म का किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। आप लोग पूछते नहीं है, मैं ये अंडरस्टैंड करता हूं कि यार आप लोगों को समझ आ रही है। इस तरह ड्यूटी नॉट टू compete with the business of the firm. Similarly, if a partner competes in business, सिमिलरली अगर पार्टनर compete करता है इन बिजनेस में एज इन द केस ऑफ पर्सनल प्रॉफिट के तौर पर with the partnership without the consent of the other partner, he is liable to account the partnership for all the profits that he earns. compete business करके उसी के फॉर्म। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट नाम क्या है कि ड्यूटी नॉट टू असाइन his interest, कहता है no partners can assign or transfer his partnership interest to any other person so as to make him partner in the business without the consent of all other partners. He can however assign his share of the profit and share in his asset of the firm. लाइक दैट एग्जाम्पल हम कोड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा आसानी हो जाए। इसका इन शॉर्ट सी बात है, मतलब ये होता है कि अपने वो इंटरेस्ट को किसी को असाइन नहीं कर सकता। कहता आजम एंड बाबर आर द पार्टनर्स ऑफ फर्म है। आजम वांट्स टू मेक हिज सन, कि अपने सन को वहाब को पार्टनर इन द फर्म में वो अपनी प्लेस पे वो लेके आना चाह रहा है। ही कैन नॉट डू अनलेस बाबर दूसरे पार्टनर्स भी एग्री टिल दैट टाइम तक ना करें। यहां तक किसी किस्म का किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। स्टूडेंट्स शायद ना नेटवर्क की डिस्टॉर्शन हो रही है। सबको आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट के बाद दोबारा मैं ज्वाइन करता हूँ, शायद कोई नेटवर्किंग डिस्टॉर्शन है। मेरे भी राइट पे।
जी सब स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज मुझे कोई कंफर्म कर दें मैसेज में। कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है आवाज में? ओके थैंक यू हमजा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा नेक्स्ट वन हम पढ़े थे राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, कि राइट्स टू टेक अ पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, कि उनका राइट है। राइट्स ऑफ द पार्टनर वन बाय इन शॉर्ट सी कॉमन सेंस सी बात है। अगर कोई पार्टनरशिप होता है कि सबसे पहला तो राइट होता है कि यार उनका राइट बनता है कि यार बिजनेस में वो एक्टिवली पार्ट हो। कहता है एवरी पार्टनर रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितनी उन्होंने कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन की है, हैज एन इनहेरेंट राइट होता है उनका। कहता है एक विरासती तौर पर शुरू से ही बाय द डेट ऑफ बर्थ ले लो या बाय द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म या बाय द डेट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, स्टार्टिंग उनका राइट ये होता है कि राइट टू टेक अ पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, although one may agree not to participate, but right of the partnership participation should be available. Partnership should be available to each partner. हर पार्टनर के लिए खुली जगह होनी चाहिए कि वो उसका राइट है पार्टिसिपेट करे। सेकंड वन आपका आ जाता है कि राइट टू बी कंसल्टेड, हर एक का राइट है कि वो कंसल्ट कर सकता है बिफोर एनी मैटर, कोई भी डिसाइड करने से पहले। ये कॉमन सेंस की बातें शायद मैं थोड़ा सा स्किप भी यहाँ पर कर जाऊँ, नाम से टाइटल से हमें जाहिर होता है कि यार उसका राइट बनता है कि यार कंसल्ट करे, कोई भी डिसीजन लेने से उसका राइट बनता है। कहता है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी मैटर डिसाइडेड। एनी डिफरेंस अगर कोई अराइजिंग होता है as to ordinary matters connected with the business may be decided by a majority of the firm in good faith, but no change may be made in the nature of the business without the consent of all the partners. कि किसी की कंसेंट लिए बगैर, सारों की कंसेंट बगैर नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज नहीं होगी। राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स, ऑब्वियसली बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, सारी चीजों पे उनका राइट बनता है कि यार उसकी कॉपी ले सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स ऑफ द फर्म। लेकिन हम देखते हैं कि हर एक का पर्सन का इन्वेस्टमेंट कैपिटल के मुताबिक ना हर एक पर्सन का ना शेयर होता है कि यार किसकी अथॉरिटी कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली और ऑल द अदर पार्टनर्स इंस्टेड ऑफ दैट, बट के रिस्पेक्टिव उनका कितना शेयर है, उनका राइट बनता है कि यार एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कॉपी कर। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली उनका राइट बनता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है अनटिल द कॉन्ट्रैरी टू द कंडीशन है कि यार प्रॉफिट एंड लॉस कितनी किस किस रेशो से शेयर हुआ है। एक्चुअली नॉर्मली अगर नहीं होता तो वो इक्वली हो जाती है। राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑब्वियसली जो उन्होंने इंटरेस्ट मतलब कि कैपिटल इन्वेस्ट किया वो उस पर इंटरेस्ट लेना उनका बनता है, प्रॉफिट देना उनका हक बनता है। इन शॉर्ट सी बात है। इस तरह राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, जो एडवांसेस हैं उस पर लेना है कि राइट व्हेन अ पार्टनर मेक्स फॉर द पर्पस of the business any payment or advance beyond to the amount, अगर कैपिटल से हट के वो एडवांस कोई देता है, एग्रीड करता है कोई सब्सक्राइब पे, ऑब्वियसली उसका राइट बनता है उस पर इंटरेस्ट क्रिएट करना एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और एग्रीड अपॉन जो भी उनका रेट होता है। इट्स नॉट अ फैक्ट रूल कि 6% पे ही उन्होंने लेना है, कोई इसमें रूल नहीं है। इस तरह राइट टू इंडेमनिटी, ऊपर हमने डिपेंड किया कि अगर क्लेम है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है कोई लॉस का उनको बनता है तो ही हैज अ राइट to claim the indemnify। कहता है every partner has a right to claim the indemnity from the firm in respect of payment made or liabilities incurred by him। कहता है in the ordinary and proper conduct of the business by him, in the ordinary and proper conduct of the business के दरमियान में जो भी हुआ उनका उस पे बनता है। और in doing such act, कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि in case of emergency जिसमें म्यूचुअल कंसेंट वगैरह जो भी था हैजार्डिक सिचुएशन थी उसमें उन्होंने फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी किया हो, in the ordinary prudence in his own case under a similar circumstance he is entitled to claim those benefits, जो भी हैं जो उसके बेनिफिट जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो इंडेमनीफाई करना उनका हक बनता है। राइट टू रिटायर, कहता है पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर, वो रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, जहां पर पार्टनरशिप एट विल है कि लॉन्ग टर्म में जहां पर टाइम डिसाइड नहीं हुआ हुआ, पीरियड डिसाइड नहीं हुआ हुआ, by giving a notice in writing to all the other partners in intention of the entire, ये हमने शुरू में हमने पार्ट लिया था। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर इन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, कि अगर बाद में कोई प्रॉफिट होता है तो राइट ऑफ जो जाने वाला पार्टनर है वो शेयर करेगा सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में, मतलब कि जब वो जा रहा है उस टाइम तो नहीं, आफ्टर दैट वो क्या सब्सिक्वेंट को प्रॉफिट उसके बिहाफ पर जनरेट हुआ तो ही हैज अ राइट टू क्लेम दोज प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म in the subsequent profit sharing।
where a partner has died or has ceased to be a partner by the retirement। लेकिन ना कभी फिल्मों वगैरह में आपने भी सुना होगा कि यार ये 2 साल बाद इसका कोई प्रॉफिट था, इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, उसमें से इसका शेयर निकला था, जो कि पर्सन डेथ हो गया तो उसकी फैमिली में ट्रांसफर कर दिया जाता है। These are the same case, कहता where a partner has died and has ceased to be a partner by the retirement, expulsion, insolvency or any other issue, the surviving or continuing partners may carry on the business with the property of the firm without any final settlement of the accounts as between them and the outgoing partner। In such a case, in the absence of the contract to the contrary, अगर कोई और कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी, इसके बरक्स हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी, बहुत जगहों पे आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है इसके बरक्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो उसका डिसीज पार्टनर होता है आउटगोइंग पार्टनर का, उसके एंटाइटलमेंट होता है। और एट इज ऑप्शन होता है कि सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट आर इन प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर, जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म होता है उसमें प्रोपोर्शनेट किया जाए, या इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ऑन द अमाउंट ऑफ शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इस तरह राइट आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है उसके बाद क्या राइट है, कहते हैं वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जब वो फर्म में कोई चेंज आता है और अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म्स के लिए कंटिन्यू टू कैरी ऑन अ बिजनेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म वो रिमेन सेम रहते हैं, जो कि पहले थे अभी भी वैसे ही रहेंगे, जो भी इमीडिएट बिफोर द चेंज है, आफ्टर द चेंज। यहां तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। सबको क्लियर है? जी एहसन, फवाद, राना फैसल, सबको क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट वन कहते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। ये म्यूचुअल हैं आपके पास। ओके फवाद कहता पार्टनर्स हैव द फॉलोइंग म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज वेयर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। क्या है? ड्यूटी टू वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। सबसे पहला आई थिंक रेम्यूनरेशन को एलैबोरेट करने की मुझे जरूरत नहीं है, जिससे सैलरीज वगैरह थे। राइट टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ये म्यूचुअल राइट्स हैं कि कम से कम इतना तो बनता है। राइट टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल बनता है। राइट टू इंटरेस्ट ऑन द सब्सिक्वेंट एडवांसेस बनता है। राइट टू इंडेमनीफाई, सारी ऊपर वाली ही हेडिंग है। और ड्यू टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट, अगर विलफुल उन्होंने निगलेक्ट किया है, उनके पास लॉसेज हुआ है, कुछ भी क्लेम हुआ है, जिस इमरजेंसी के केस में हमने बात की, तो इंडेमनीफाई उसका बनता है। नेक्स्ट वन है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। एक्चुअली पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है क्या? कहता है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स, कहता ऑल प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी। सारे के सारे प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी, जो भी इसका स्टॉक होता है। इसी तरह आर राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली सो ब्रॉट, ये प्रॉपर्टी उनकी होती है। और ऑल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय परचेज या किसी और मेथड के थ्रू बाय और फॉर द फर्म एंड ऑल राइट्स एंड इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपरली सो एक्वायर्ड, जो भी एक्वायर्ड की है, और गुडविल ऑफ द बिजनेस। इन शॉर्ट सी बात है, नॉर्मली हम जब बिजनेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम कह रहे हैं यार आप लोगों के एसेट्स क्या है, क्या सरमाया है, क्या आपने देना है, क्या आपने लेना है, जो सारी चीजें हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, प्लस गुडविल। दीज आर दी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। मतलब कि पार्टनर्स के जो फर्म के अंदर एसेट पड़े हुए हैं, एसी, फ्रिजेस, जो भी है, फर्नीचर वगैरह, फर्नीचर फिक्चर्स वगैरह, कंप्यूटर, लैपटॉप, व्हाटएवर, जो भी पड़ा हुआ है, उनकी मालियत। और जो उन्होंने देना है वो उनका देना होता है, जो उन्होंने लेना होता है वो उनका स्टॉक होता है ओरिजिनली ब्रॉट अप, या इन्होंने कुछ चीजें परचेज की होती हैं या घर से लेकर आए होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट की होती है। और प्लस उनकी जो इतने अरसे से उन्होंने नाम कमाया मार्केट में, उनकी एक साख बनी है। दीज आर दी पार्टनरशिप प्रॉपर्टीज, जिनको प्रॉपर वर्डिंग उन्होंने कह दे कि यार कॉमन स्टॉक, प्रॉपरली ओरिजिनल और ब्रॉट किया हुआ इंटरेस्ट, जो भी राइट्स हैं उनके, और एक्वायर्ड किया है या परचेज किया है या कुछ भी है, व्हाटएवर, बाय और फॉर द फर्म के लिए ऑल राइट्स एंड इंटरेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें उसके प्रॉपर्टी में आती हैं। कहते हैं नॉट अनलेस एनी कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स एनी प्रॉपर्टी परचेज विद द पार्टनरशिप मनी विदाउट अदर पार्टनर कंसेंट विल बी डीम्ड टू द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। कहते हैं पार्टनरशिप के कंसेंट के बगैर भी अगर ले ली है तो वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहलाएगी। गुडविल क्या होती है? गुडविल एक समझ लें कि आपका नाम होता है, ब्रांड होता है। देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं मुल्तान से लाहौर या लाहौर से इस्लामाबाद कोई भी चीज़ अगर मैं कोरियर करवाता हूँ, एक मैं करवाता हूँ DHL के थ्रू, एक मैं करवाता हूँ लेपर्ड्स के थ्रू, और एक मैं करवाता हूँ TCS की। जगह उन्होंने जाना है, एक ही रास्ते से जाना है,
लेकिन क्या TCS के थोड़े से 20, 25, 30, 35, 40 रुपए वो एक्स्ट्रा लेते हैं, क्यों? गुडविल क्या है? ट्रस्ट वर्दी है, हमारे माइंड में एक ब्रांड बन गया है, वो अकाउंटेबल पोजीशन में उसको अपने क्लाइंट्स को लेकर आते हैं, कस्टमर्स को। इस तरह गुडविल इज एन अकाउंटिंग कंसेप्ट मीनिंग द वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट्स which has a quantifiable value in a business। एक बंदा कहता है यार ठीक है मैं बिजनेस बेच रहा हूँ, मेरी जो नेट अमाउंट है ना वो है 1.5 लाख रुपए, लेकिन मैं लूंगा 2 लाख रुपए। वो पूछता है क्यों भाई, ये 50,000 रुपए किस तरह की? कहते हैं मेरा अपनी नाम बनाया मार्केट में, उसके मैं पैसे ले रहा हूँ। ऑब्वियसली वो नाम को भी तो चार्ज करेगा ना। अगला बंदा ये चुप करके नाम को पैसे दे देगा, अच्छा यार फलां का बेटा है, फलां का ये है, तो फौरन आपकी रेप्यूट होती है इन शॉर्ट सी मार्केट में, जिसके यहाँ पर बिजनेस बूस्टअप भी होता है, ब्लाइंड एक ट्रस्ट लोगों का डेवलप हो जाता है। ये भी आपके पैसे वो चार्ज करते हैं, इनवॉइस विद द कस्टमर। रेपुटेशन जिस हमने ऊपर कहा कि यार कोई एक बंदा नॉमिनल जिसका पार्टनर होता है वो अपना नाम लेकर आता है, इस तरह एक बिजनेस होते हैं कि अपना नाम आपका बन जाता है, तो गुडविल आर आल्सो लोकेट होता था आपके पास। कहता है गुडविल कैन बी बॉट एज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस एज अ होल लेस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब है कि यार जितना आपका सरमाया है, जितना आपके पास है, जितना आपने लेना है, और लेस कर देते हैं कि जितना आपने देना है। नेट लाइबिलिटी के बेस पर उससे ऊपर जितने पैसे होते हैं वो आपकी गुडविल के होते हैं, उनके बिहार पर आपकी वैल्यू क्रिएट हो जाती है गुडविल की। ये दीज आर द सारी एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज वगैरह सारी एग्जांपल्स इन्होंने कोट की हुई हैं हर टॉपिक की। स्टूडेंट्स, रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द थर्ड पार्टीज, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कल की। फॉर द टाइम बिंग आई हैव एन इमरजेंसी वर्क, सो लेक्चर को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, और रिलेशंस ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द थर्ड पार्टी इंशाल्लाह टुमारो इट विल बी कंप्लीटेड। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी किस्म का किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क। जी सबको क्लियर है? फवाद, मंसूर, मोहम्मद आरिफ? ओके फवाद, थैंक यू वेरी मच। एडमिन डिपार्टमेंट जी, हेड ऑफिस से काइंडली लेक्चर को क्लोज कर सकते हैं आप? जी सर, ठीक है। जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस। इंशाल्लाह टुमारो विल बी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।